Good morning, students. This is Dhananjay Tiwari, your Tiwari sir, and today we are here for competitive English video. काफ़ी दिनों से मिस कर रहा था आपको. As you know कि एक यूनिवर्सल पैंडेमिक को हम लोग सफ़र कर रहे थे, बट थैंकफुली हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं. और देखिए हमारा वही कैंपस, हमारा सत्यदेवा एडु प्राइम प्राइवेट लिमिटेड का कैंपस है. मैं हूँ, हमारा वाइट बोर्ड है, बस नहीं है तो आपकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन एक मीडियम है हमारे पास थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, और उस जरिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ. एंड बहुत सच में मिस कर रहा था आपको. एंड कोरोना अभी मास्क उतारा मैंने. हाँ, ये मत सोच कि मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, मास्क अभी उतारा मैंने. सो बी सेफ, बी हेल्दी. एंड शुरू कर रहे हैं आज हम लोग फिर. बहुत सारे बच्चे बीच में जिन्होंने मिस किया था उनके लिए हम क्या है कि फिर से शुरू से लेकर के चीजों को आ रहा है, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाएगा. एंड हम लोग ये सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आने वाले हैं. ये इसके बाद लगातार हमारी वीडियोस आती रहेंगी, सारे सब्जेक्ट्स की आती रहेंगी. जैसा आपने पहले अभी जीतू सर के वीडियोस देखे होंगे, क्लासेस सर अवेलेबल थे, और अभी मैं आ गया हूँ, बाकी सर भी आएंगे, और ये सीरीज चलता रहेगा. अब ये कारवा शुरू हो गया, ये रुकने को नहीं है ना. आपको और भी सारे क्लासेस मिलेंगे, एंड होपफुली आप हर चीज आपके घर तक पहुंचेगी कि कभी अगर आपको ऑफलाइन में कुछ दिक्कत होती है तो घर पे जाके आप ऑनलाइन उसी चीजों को देख सकेंगे. अब आपको किसी और प्लेटफॉर्म की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. सत्यदेवा आपके लिए लेकर आ गया है अपना खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि आजकल आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ओके, सो बात किया जाए अगर इंग्लिश का, तो आप लोगों को पता है बच्चे, आप लोग भी हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो नए भी हमारा वीडियोस देखेंगे. तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि हम लोग आज एकदम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं. एक बार रिवीजन, और प्लस जो नए बच्चे हैं उनके लिए एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, और ये सीरीज यूं ही जारी रहेगी. ओके, और मुझे पता है कि आप लोग YouTube के बहुत बड़े वाले कीड़े हैं, तो अगली लाइन जो आ रही है काफी रिपीटेटिव है, बहुत बार सुन रखा होगा. एक बार मेरे मुंह से भी सुन लो. अगर क्लासेस अच्छा लगता है, चीजें समझ में आती है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. और रोज नहीं बोलने आएंगे, आज पहला दिन है, बोल दे रहे हैं, बाकी एक काम खुद से करते रहना, कॉपी पोस्ट चलता रहना चाहिए. ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Today we are going to start our classes of English for competitive examination. And see what, आप एक बात समझेंगे कि competitive में जो हमारे 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके. इंग्लिश की अगर बात करें तो ये बाकी तीनों सब्जेक्ट से जरा सा अलग इस बात को लेकर के हो जाता है, क्योंकि बाकी जो 3 है वो सब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है. तो आप समझिएगा, एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज को डील करने के तरीके अलग अलग. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये तरीके अलग कैसे हैं. तो अपने सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और उनको फॉलो किया जाता है, और हम लोग उस बेस पे उस सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं. नाउ जब हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज थोड़ा अलग हो जाता है. आज इन्हीं सारी चीजों को हम लेकर के अपना इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे. ओके, सो अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें तो सारे बच्चे आज के डेट में, जो कॉन्शियस बच्चे हैं, उनको पता है कि हमारा सिलेबस क्या होता है, एंड वो लोग सिलेबस जानते हैं. तो जैसे अगर 100 लोगों की बात करें तो 95 लोग ये समझते हैं कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या है. मैं आपके लिए लिख रहा हूं, अभी आप देखोगे तो आप सबसे पहला चीज आप समझते हैं कि सबसे पहला चीज आपका सिलेबस क्या है, पैसेज. सेकेंड चीज जो आप देखते हो उसको हम लोग ये कहते हैं कि वो क्लोज टेस्ट होगा. थर्ड चीज जो है, आप ये मानते हैं कि सिलेबस हमारा रीअरेंज है. देन एरर के पोर्शन आते हैं, देन स्पेलिंग टेस्ट आता है, और उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं. ओके, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस रहा, पैसेज, क्लोज टेस्ट, रीअरेंज, एरर, स्पेलिंग टेस्ट और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. अब मैं अगर आपसे बात करूं कि चलिए ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये सिलेबस है, तो पैसेज अगर हम उठाते हैं या पैसेज हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कहां से शुरू करोगे.
लाइक अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर लेते हैं तो उसके कुछ डेफिनेट फॉर्मूलाज होते हैं, उसके सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है। आप पैसेज के बारे में बात कीजिए, ये आपके नॉलेज को एक साइड हम लोग अभी रहने देते हैं, ओके। एंड अब मैं आपसे बात करूं, और कुछ बच्चों से अगर मैंने बात करी है तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर सिलेबस जो होता है ना, ग्रामर को लेकर के बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ग्रामर जो होगा वो क्या होगा, जितना अच्छा होगा इंग्लिश हमारी अच्छी होगी। और दूसरा पोर्शन वो लोग कह देते हैं कि वोकैब का पोर्शन। तो इन चीजों के साथ अगर आप इनको रख के देखते हैं तो आपको चीजें बहुत ज्यादा बड़ी दिखेंगी, आपको लगेगा कि इनके साथ हमको ये भी पढ़ना है। लेकिन मैं अगर आपको क्लियर करूं आज कि इन चीजों के अलावा अगर केवल आप इन दो चीजों पे फोकस करें, अपने ग्रामर पार्ट पे और अपने वोकैब पार्ट पे, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। चलिए बात करते हैं कैसे। अब जो बच्चे कहते हैं कि केवल ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामर अच्छा कर लेने से इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, तो उनसे अगर मैं बात करूं और उनसे ये पूछूं कि अगर आप एक हिंदी स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी लैंग्वेज स्पीकर है और बंगाली लैंग्वेज स्पीकर है, तो क्या आप हिंदी और बंगाली की सारी चीजें जानते हैं? तो आपका शायद आप जवाब दोगे कि हिंदी और बंगाली ग्रामर आपको पूरा नहीं आता, फिर भी आप हिंदी और बंगाली लैंग्वेज में लिखना, पढ़ना और बोलना सारा चीज समझते हैं, उसको जानते हैं। दूसरा चीज, अगर वोकैब की बात किया जाए तो वोकैब आप देखिए कि इंग्लिश में एक अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 20 लाख वोकैब आते हैं, ओके। तो अब आप खुद जवाब देंगे कि 20 लाख वोकैब जो है हम कितने दिनों में प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा हमारे को 20 लाख वोकैब क्रिएट कर लेने में। और दूसरा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, वो ग्रामेटिकल पोर्शन केवल कर लेने से मैं नहीं मानता कि केवल ग्रामर आप जान लेने से आप इंग्लिश जान जाइएगा, क्योंकि अगेन आप देख रहे हो कि आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और इन दो चीजों से सॉल्व करना है। अगर मैं इन दोनों चीजों को प्लस कर देता हूं, ये एक कॉन्सेप्ट है और ये एक कॉन्सेप्ट है कि पैसेज, क्लोजेस, रीअरेंज हम लोगों को बनाना है, और उसके बाद कुछ बच्चों का जो कहना है कि ग्रामर और वोकैब जो है वो हम लोगों को जानना है। तो इन दोनों चीजों को प्लस करके एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी ये ना माने कि ये सारा चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पैसेज, क्लोजेस, रीअरेंज वगैरह, ये आपका सिलेबस है। आपका सिलेबस ग्रामर और वोकैब है, ओके। इसके बाद हम लोग आगे की बात शुरू कर रहे हैं। ग्रामर और वोकैब कुछ लोग रट के चले आते हैं कि सर ग्रामर ना ठीक कर दीजिए, मेरा इंग्लिश ठीक हो जाना है, वोकैब ठीक कर दीजिए, मेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। तो उन पगलों के लिए एक बात है, सुन बढ़िया से ध्यान से। अगर ग्रामर हम लोग लेते हैं, ओके, पहले ग्रामर की बात करें। तो ग्रामर की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो ग्रामर आप देखिए कि मैं एक इंग्लिश सेंटेंस लिख रहा हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रामर जो है ना, वो लैंग्वेज को प्यूरिफाई करने का तरीका है। वो लैंग्वेज को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है, ओके। तो शुद्धता की अगर बात करें तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अभी ना आप लोग एक सेंटेंस देखेंगे, डन ही बीटेक हैज आसनसोल फ्रॉम, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली देखते हैं तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है, क्योंकि ग्रामर में सेंटेंस को लिखने का एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस मैंने फॉलो नहीं किया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको इसका मतलब समझ में आया, आप सेंटेंस देख रहे हो, क्या आपको इसका मतलब समझ में आया? तो कोई भी बच्चा जिसको एवरेज इंग्लिश आती है वो ये जरूर बता पाएगा कि हाँ सर, ही हैज डन बीटेक फ्रॉम आसनसोल। तो आप देखिए सर, इस सेंटेंस का मीनिंग इसके ग्रामर पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक खासियत क्या हुई इंग्लिश लैंग्वेज की कि चीजें चाहे जितनी भी गलत लिखी हुई हो,
अगर हमारा ब्रेन वर्क करता है, अगर हम लोग लैंग्वेज की समझ रखते हैं तो हमारे को मीनिंग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से मीनिंग समझ सकते हैं। अब ये बात मैंने क्यों कही, आप इसको लिंक करके देखिए पैसेज से। अगर आप पैसेज बनाएंगे तो पैसेज के जो सेंटेंस लिखे होंगे बिल्कुल ग्रामेटिकली वे में लिखे होंगे, लेकिन मेरे को एक जवाब दीजिए बच्चे कि आप क्या सेंटेंस का ग्रामर कहानियों में समझना चाहते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग समझना चाहते हैं? तो अगर आप अच्छे से सोच के देखेंगे तो आप जवाब दीजिएगा कि सर हम लोग तो पैसेज का मतलब समझना चाहते हैं। तो बच्चा बताओ कि मतलब तो तब भी समझ में आया जब हमारे को ग्रामर सही नहीं था, जब ग्रामर का सीक्वेंस उल्टा था। तो जो बच्चे ये मिसकंसेप्शन लेके आते हैं कि ग्रामर जो है वो हर चीज के लिए जरूरी है, मैं आपको बोल दूं कि कहानियां पढ़ते वक्त ग्रामर एकदम जरूरी नहीं है। कहानियां पढ़ते वक्त ये बात अटपटी जरूर लग सकती है, मेरी बातों को अदर वे में मत लीजिएगा, ये समझने का कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूं। अगर मेरी ग्रामेटिकल नॉलेज कम भी है तो हम एक कहानी को पढ़ के उसका मतलब निकाल सकते हैं। ओके, दूसरी चीज, तो इसी बेस पे आपका पूरा पैसेज बनता है, क्योंकि पैसेज में हमेशा आपसे क्या पूछा जाता है बच्चे, पैसेज में आपसे पूछा जाता है कहानियों का मतलब और उससे जुड़े हुए प्रश्न, जो कि आप गलत ग्रामर के साथ भी बना सकते हैं। इसी तरह से अगर बात किया जाए बच्चे तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं रीअरेंज। ये भी पूरी तरह से मीनिंग बेस्ड चीज है, ये मीनिंग पे आधारित चीज है। आप अगर मीनिंग समझते हैं, सेंटेंस का मतलब समझते हैं, तो आप रीअरेंज भी बना पाएंगे। एक और चीज इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम लोग क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट कहते हैं। एग्जामिनेशन में एक मल्टीपल फिलर आता है, एक स्टोरी से इंटेंशनली कुछ वर्ड्स निकाल दिए जाते हैं, उनको हम लोग क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो इन तीनों चीजों में अगर आप देखते हैं बच्चे तो आपको जरूरत है ये समझने की, मीनिंग समझने की, ना कि ग्रामर समझने की। तो आप समझ के चले कि अगर आप ये मानते हैं कि ग्रामर इंग्लिश का इंटीग्रल पार्ट है तो नो डाउट है, लेकिन अगर मुझे कॉम्पिटिटिव सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में पैसेज, क्लोज टेस्ट और रीअरेंज, और मेरी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, अगर अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर उतना अच्छा ग्रामर नहीं भी है तो आपने देखा कि किस तरह से ग्रामर के लेस नॉलेज के साथ भी हम चीजों को समझ के उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रामर के साथ आपने समझा कि बगैर ग्रामर के भी चीजें करना पॉसिबल है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सेक्शन, जिसको लेकर के बच्चे काफी पॉजिटिव हो जाते हैं, काफी रिजिड हो जाते हैं और वो क्रेजी है उस चीज के लिए, जिस सेक्शन को हम लोग कह रहे हैं वोकैब सेक्शन। ओके, वोकैब, वोकैबुलरी नॉर्मली बच्चे वर्ड पावर के नाम से जानते हैं, और कुछ बच्चे वोकैबुलरी का मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझते हैं, और उनको समझना चाहिए, कोई इश्यूज नहीं है इसमें। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं। अब जब आके बच्चे आपसे डिमांड करते हैं, आज का क्लासेस आपको पता है कि आजकल के क्लासेस डिमांड क्लासेस है, बच्चे आके आपको बताते हैं कि क्या पढ़ाना है। वी लाइक दैट, बच्चों से कम्युनिकेशन सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चा प्रॉब्लम ये है कि जब तू आके कहता है कि हम लोग वोकैब पढ़ेंगे तो दो चीजें समझ बढ़िया से। पहला चीज कि वोकैब का अगर नंबर का बात करें सर, तो इंग्लिश में एक औसतन अगर देखा जाए तो 20 lakhs की वोकैबुलरी है। अब आप सर बोल तो देते हो कि सर वोकैब पढ़ाइए, अब उसके बाद सर अगर हम लोग आगे बात करने जाए तो वोकैब में 20 lakhs वोकैबुलरी हम लोग कवर कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। दूसरा चीज आप समझिए सर, वोकैब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम लोग किसी वर्ड को लेते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड को लेते हैं, एक वर्ड हमने लिखा और इस वर्ड का सर अगर हम लोग मीनिंग देखने जा रहे हैं, एक वर्ड का अगर हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, हर वर्ड का अपना कुछ ना कुछ मतलब होता है, इस वर्ड का भी मीनिंग का अगर बात करें तो इस वर्ड के सर दो मीनिंग आपको देखने को मिलेगी। एक मीनिंग को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट मीनिंग। पहली मीनिंग मैंने कौन सी कही, इंडिपेंडेंट मीनिंग, और दूसरी मीनिंग जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो मीनिंग जो है हमारा रिलेटेड मीनिंग। सी, इंडिपेंडेंट मीनिंग और रिलेटेड मीनिंग। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले क्लासेस किया हुआ है ये जानते हैं कि इंडिपेंडेंट मीनिंग और रिलेटेड मीनिंग क्या होता है, लेकिन जो बच्चे क्लासेस पहली बार कर रहे हैं और उनको मैं बता दूं कि जब मैं मीनिंग बात करता हूं इंडिपेंडेंट और रिलेटेड, आइए एक एग्जांपल लेते हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
तो अगर हम लोग एक वर्ड लेते हैं बुक, ओके, तो अगर मैं पूछूं कि बुक का मतलब क्या है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि सर बुक का मतलब तो किताब होता है। ओके, तो सर बिल्कुल अच्छा, लेकिन मैंने जैसा आपको अभी पहले सिखा रखा है कि मीनिंग तो दो तरह की, इंडिपेंडेंट मीनिंग और रिलेटेड मीनिंग। तो आपने जो बुक का मतलब किताब बताया वो कैसा मीनिंग है? वो इंडिपेंडेंट मीनिंग है। आप समझिए, यहां से एक डेफिनेशन निकलता है कि वर्ड को अगर अकेले यूज किया जाता है, वर्ड का अकेले का अगर मतलब निकाला जाता है तो उसी मतलब को इंडिपेंडेंट मीनिंग कहा जाता है। अब बच्चा, मैं तेरे सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आप पढ़िए ऊपर का सेंटेंस, आई हैव बुक्ड अ टिकट। या दूसरा सेंटेंस अगर हम लोग इसी के साथ ले सर, प्लीज बुक माई टिकट। अब बताइए सर कि अगर बुक का मतलब आपने किताब पढ़ लिया है तो इसका मतलब हो जाना चाहिए सेंटेंस का कि मैंने टिकट को किताब कर लिया है। ओके, और दूसरे का आप बोलेंगे कि मेरे टिकट को किताब कर दो। अगर आपने इंडिपेंडेंट मीनिंग पढ़ी है तो आप मुझे इसका यही जवाब दीजिएगा, भरोसा रखिए। ओके, लेकिन सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट मीनिंग की बात नहीं हो रही है। मेरे को एक चीज बताइए कि बुक यहाँ पे हमने अकेले यूज करा थी एक सेंटेंस में, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने बुक को सेंटेंस में यूज किया है, और जैसे ही कोई वर्ड उठ के किसी सेंटेंस में चला जाता है तब उसका कौन सा मीनिंग हम लोग यूज करते हैं? तब उसको कहते हैं रिलेटेड मीनिंग। ओके, तो इंडिपेंडेंट मीनिंग थोड़ी देर हमने पढ़ा ना कि एक वर्ड का अकेले का अगर हम लोग मीनिंग याद कर लेते हैं बच्चा, तो वो मीनिंग कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट मीनिंग। लेकिन जब किसी वर्ड को किसी वाक्य में यूज किया जाता है तब उस वर्ड का मतलब उस वर्ड का मीनिंग उस वाक्य के आधार पे तय होता है, और उसी मीनिंग को रिलेटेड मीनिंग कहते हैं। ओके, अब ध्यान से इसका एक और एग्जांपल लेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, और आप समझ रहे होंगे तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है। कहीं आपको ना समझ में आए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगली बार से उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते वक्त बोथ वेज कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में तो हम लोग 1 to 1 बातें कर लेते हैं फेस टू फेस, लेकिन वीडियोस में क्या होगा कि आपके कमेंट्स बताएंगे कि बच्चे कितने कंफर्टेबल है, उन्हें चीजें कितनी अच्छे से समझ में आ रही है। तो ध्यान दीजिए कि एक हमने देखा कि इंडिपेंडेंट मीनिंग और रिलेटेड मीनिंग कैसे दोनों अलग अलग है। नाउ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और ये समझने के लिए कि किस तरह से इंडिपेंडेंट और रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स अलग अलग होती हैं। ओके, तो अगर एक वर्ड लेता हूं मैं, वाटर, इंडिपेंडेंट मीनिंग की अगर बात करें तो पानी। ओके, नाउ अगर आप कहते हैं पानी, अब उसके बाद यहां तक कोई इश्यूज नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट मीनिंग इसका पानी है। अब हम लोग चले आते हैं, सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस हमने लिया कि फार्मर्स वाटर द प्लांट। ओके, दूसरा सेकेंड सेंटेंस हमने लिया वाटर इज लाइफ। और तीसरा सेंटेंस आप देखिए कि वाटर कम्स फ्रॉम हिज आईज। ओके, अब यहां पे देखो, ये पहला वाटर, ये दूसरा वाटर और ये तीसरा वाटर, वर्ड सर एक है,
अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो लोग मेमोराइजिंग पावर में बहुत अच्छे हैं, वो लोग चीजों का मीनिंग याद कर लेते हैं। हमने मीनिंग याद कर लिया सर कि वाटर का मतलब पानी होता है, ठीक है, लेकिन आपको चीजें अच्छे से समझने के लिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिलेटेड मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो फार्मर्स वाटर द प्लांट, यहाँ पे वाटर का मतलब हो गया सिंचाई करना, ओके। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए, जो बच्चे थोड़ा बहुत समझते हैं, तो यहाँ पे वाटर वर्ब है। आप ध्यान दीजिए कि वाटर जो है वो यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सर, वाटर इज लाइफ, जल जीवन है। यहाँ पे वाटर किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे वाटर सर नाउन का काम कर रहा है सर। और उसी तरह से वाटर कम्स फ्रॉम हिज आईज, यहाँ पे वाटर का मतलब आंसू है। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करिएगा, आगे के क्लासेस में क्लियर करूंगा मैं, चिंता नहीं करना है। तो ये वाटर भी सर नाउन का काम कर रहा है। तो ध्यान से समझिए एक बात को कि चीजें मीनिंग वाइज तीनों का मतलब अलग अलग हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफरेंस है। तो वोकैब भी जो लोग केवल याद कर लेते हैं, वो याद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वोकैब को आपको याद नहीं करना होगा, समझना होगा। अगर बैंकिंग और एसएससी की बात करें, तो एसएससी में सीजीएल लेवल की अगर बात करें तो 4 वर्ड 5 वर्ड सिनोनिम्स आते हैं। 200 नंबर के क्वेश्चन में से आपको 4 नंबर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलता है। आप वोकैब 20 लाख वोकैब आप 4 नंबर का क्वेश्चन डील करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसको मैं इंटेलिजेंस नहीं समझता, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे नंबर की बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत जरूरी है। बैंकिंग की अगर बात किया जाए तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, मतलब आप उनका इंडिविजुअल मीनिंग का बात नहीं कर सकते, आपको वो मीनिंग कंसीडर करना पड़ेगा जो उन्होंने पैसेज में बता रखा है, तो पैसेज के हिसाब से। तो ये इस तरह से ग्रामर और वोकैब दोनों आपने देखा कि किस तरह से दूसरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि बगैर वोकैब का भी, बिना वोकैब जाने सेंटेंस का मीनिंग समझने से हमारे को वर्ड मीनिंग भी क्लियर होगा, और सेंटेंस का मीनिंग समझने से हमारे को ग्रामर भी क्लियर होगा। तो वोकैब और ग्रामर के बिना भी हम लोग इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगेन मैंने कहा कि सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल वे में जब किसी कहानी को पढ़ते हो तो आप कभी भी ग्रामर फॉलो नहीं कर रहे होते हो। और दूसरी चीज कि आप कभी भी एक एक वर्ड का मतलब निकाल के कहानी नहीं समझते हैं, बल्कि कहानियों की कुछ वर्ड मीनिंग आपको समझ में ना भी आए तो बाकी ओवरऑल मीनिंग से हम लोग कहानी का मतलब निकाल पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्या बच्चे बोलेंगे कि सर ग्रामर और वोकैब को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया जाए? आंसर है बिल्कुल नहीं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ग्रामर और वोकैब तो पढ़ना है, लेकिन उनको कैसे पढ़ना है। तो ग्रामर और वोकैब जो हमने कहा कि बगैर इसके भी काम चल सकता है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से अवॉइड करना है, और मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी तरह से इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगले स्टेप में मैं बता रहा था आपको कि ग्रामर और वोकैब को डील करने का तरीका क्या होगा। तो अगर ग्रामर की बात करें तो सर ग्रामर 2 तरह का, पहला एकेडमिक ग्रामर और दूसरा फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में बात कर रहा हूं, ठीक है। एकेडमिक ग्रामर, एक एग्जांपल लेते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, बर्ड्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये डेफिनेशन है नाउन की, या इसी को शॉर्ट में हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, मतलब जो भी नाम है वो नाउन है। ये हो गया ग्रामर हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर। लेकिन एक सेंटेंस में अलग अलग बेस पे जब कोई बंदा नाउन का काम करता है तब उसको फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। या जब कोई भी वर्ड एक सेंटेंस में फंक्शन के हिसाब से ग्रामर की तरह ट्रीट किया जाता है तब उसे हम लोग फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर जैसा अगर मैं बात करूं कि हम लोग 2 तरीकों का ग्रामर अगर हम लोग देखें, पहला जो ग्रामर मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि ट्रेडिशनल ग्रामर हो गया, और दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा जो ग्रामर है वो कौन सा ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर है। तो यहां पे आप ये समझ के चलिएगा कि आपको ट्रेडिशनल ग्रामर को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, ओके। ट्रेडिशनल ग्रामर नाउन का अगर आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो उससे एक भी मार्क्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ना ही आपसे डेफिनेशन पूछे जाते हैं और ना ही आपसे पूछा जाएगा कि नाउन के कितने पार्ट्स हैं, वो डेफिनेशन बता दीजिए, उनके कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए।
आपको सेंटेंस में नाउन के फंक्शन पूछे जाएंगे। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, बर्ड्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये डेफिनेशन हो गया, ट्रेडिशनल नाउन हो गया। अब नाउन का सर अगर फंक्शन का बात करें तो फंक्शनल ग्रामर कहने का मतलब कि नाउन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में। अब हम लोग नाम से नहीं जान रहे, हम लोग उनके काम, उनके फंक्शन से। तो नाउन का जो फंक्शन का स्टडी होता है उसी को फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। और कॉम्पिटिटिव के बच्चों को ये बात हमेशा याद रखनी है कि उनको ट्रेडिशनल ग्रामर ना पढ़ के कौन सा ग्रामर पढ़ना है, फंक्शनल ग्रामर पढ़ना है। तो आप अब जानना चाह रहे होंगे कि सर नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो नाउन का फंक्शन होता है कि नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन जो होता है वो आर्टिकल के बाद आता है, नाउन प्रीपोजिशंस के बाद आता है। ये सारे नाउन के फंक्शन हैं। एक एग्जांपल्स लेंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। अगर मैं आपको एक सेंटेंस लूं, मैंने एक रैंडम ऐसा ही एक सेंटेंस आपके सामने लिखा कि द हिस्टोरियंस इन एन यूरोपियन सिस्टम। तो सर अगर मैं कहूं कि नाउन के डेफिनेशन के आधार पे आप मेरे को इसमें से बता दीजिए कि नाउन कौन है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल एंड थिंग। ट्रेडिशनल ग्रामर है सर। मैं कहीं से मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में हमारे को स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी किस तरह के ग्रामर को पढ़ने के लिए कहती है, फंक्शनल ग्रामर को। तो अगर मैं आपको सिखाऊं कि आर्टिकल और नाउन एक दूसरे से रिलेटेड है। आर्टिकल अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल कितने हैं, 3 हैं, ए, एन और द। बच्चे एकदम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम लोग कौन सा ग्रामर पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। और फंक्शनल ग्रामर में हम लोग डेफिनेशन नहीं देखते हैं, हम लोग चीजों का फंक्शन देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग किसका फंक्शन देख रहे हैं, नाउन का फंक्शन देख रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि नाउन का काम क्या होता है कि वो आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आपको अगर हॉर्न सुनाई पड़ता है तो उसके पीछे से ट्रेन आ रही होती है, ठीक उसी तरह से अगर आपको सेंटेंस में कहीं आर्टिकल दिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि उस आर्टिकल को ठीक फॉलो करता हुआ नाउन हमारा आ रहा होगा। और इस तरह को जब हम कोरिलेट करके चीजों को स्टडी करते हैं तब इसी को फंक्शनल ग्रामर कहा जाता है। और याद रखिए बच्चों कि ट्रेडिशनल ग्रामर के डेफिनेशन में कहीं भी नाउन के साथ आर्टिकल का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फंक्शनल ग्रामर में हमेशा नाउन किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल से। अब एक स्मार्ट डेफिनेशन हम लोग फंक्शन के साथ सीख रहे हैं कि आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड अकेले आएगा तो वो नाउन होता है, और आर्टिकल के बाद अगर ग्रुप ऑफ वर्ड आएंगे तो लास्ट वर्ड नाउन होगा। मैं रिपीट करूं, हम लोग स्मार्ट डेफिनेशन क्या सीख रहे हैं नाउन की कि आर्टिकल, मैंने जो आपको बताया आर्टिकल कौन कौन बच्चा, ए, एन और द, इनके बाद अकेले कोई वर्ड आता है तो वो नाउन होता है। और इसी आर्टिकल के बाद अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाए तो लास्ट वर्ड नाउन होता है। आई होप कि आप ये बात समझे। आइए इसको एग्जांपल में देखते हैं। मैंने क्या लिखा, द हिस्टोरियंस इन एन यूरोपियन सिस्टम। अब जिन बच्चों ने केवल डेफिनेशन पढ़ रखी है उनको नहीं पता चलेगा कि सेंटेंस में नाउन क्या क्या है, उनको मुश्किल होगी। लेकिन जो हमने स्मार्ट डेफिनेशन पढ़ा, चलिए बताइए आर्टिकल कौन कौन है यहाँ पे। आपको पहला आर्टिकल जो दिख रहा होगा वो कौन दिख रहा है, द। और दूसरा आर्टिकल सर आप देख रहे हैं वो कौन है, एन। तो एक सेंटेंस में मैंने आपको क्या सिखाया कि आर्टिकल और नाउन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने आर्टिकल सर, 2। तो इस सेंटेंस में 2 नाउन बिल्कुल होने चाहिए। और हमने एक तरीका क्या सीखा कि आर्टिकल के बाद अगर एक लौता वर्ड है, एक वर्ड है तो वो नाउन है, और आर्टिकल के बाद ढेर सारे वर्ड है तो लास्ट वर्ड नाउन है। चलिए द के बाद बात करें। द के बाद आपको कितना वर्ड दिख रहा है, देखिए तो केवल एक वर्ड है, क्योंकि इन प्रीपोजिशन होता है, हम लोगों को पता है। तो द के बाद अगर केवल एक ही वर्ड है तो आर्टिकल के जस्ट बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। तो हिस्टोरियंस हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। आइए बात करते हैं दूसरा आर्टिकल के बारे में। सर कितने, दूसरा आर्टिकल आपको कौन सा दिख रहा है, एन। थोड़ा वर्ड गिन लिया जाए, 1 और 2। तो हमारा जो यूरोपियन है वो वर्ड 1 है, और सिस्टम जो है वो हमारा वर्ड 2 है।
तो अब आप मेरे को बताइए कि आर्टिकल के बाद अगर ढेर सारे वर्ड रहे तो लास्ट वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो दूसरा वर्ड सिस्टम हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे कि अगर हम नाउन को ऐसे ढूंढे तो आसान होगा, या नाउन को उस परिभाषा के आधार पर ढूंढे कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, बर्ड्स, एनिमल और थिंग। सिस्टम ना किसी बर्ड का नाम है, ना किसी थिंग का नाम है और ना ही किसी पर्सन का नाम है। तो आप लाइफ टाइम सर ऐसे नाउन नहीं ढूंढ पाइएगा सर, लेकिन आर्टिकल के साथ अगर रिलेट करके अगर मैं बात करूं तो आप अच्छे से नाउन ढूंढ पाएंगे। अब इसका एक छोटा एग्जांपल जो हम लोग कई बार देख सकते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। अगर एक सेंटेंस और मैं लूं आपको, आई हैव अ बुक। सी आर्टिकल कौन? ए। तो आर्टिकल के बाद कितने वर्ड है? एक वर्ड है, और वो वर्ड आर्टिकल के बाद इकलौता आने वाला वर्ड कौन? नाउन। आई हैव अ बुक, नाउन। अब ये हटा दूं मैं, आई हैव अ जियोक्स। अब बच्चे बात करते हैं कि सर मेरी वोकैब खराब है, तो तू एरर का क्वेश्चन बना रहा, तेरे को वोकैब का क्या करना है? अब बात समझ कि आर्टिकल के बाद इकलौता आने वाला वर्ड नाउन। अब तू ध्यान से समझ कि ये नाउन है, भले हमको इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ने की वजह से हम लोग आसानी से बता पा रहे हैं कि आर्टिकल के बाद सर अकेला वर्ड है तो क्या हो गया? नाउन। अब देखिए कितनी बेहतरीन चीज है। मैं आपको और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ग्रामर कैसे पढ़ना है बच्चे में, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपके मन में ये भ्रम है कि हम नाउन अलग से पढ़ेंगे, प्रोनाउन अलग से पढ़ेंगे, एडजेक्टिव अलग से पढ़ेंगे, तो ऐसे आप स्टडी नहीं कर पाएंगे बच्चे। इंग्लिश एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है और सब्जेक्ट है जिसको आप कहिए कि हर सब्जेक्ट ये होलिस्टिक स्टडी, एक वर्ड होता है होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, संपूर्णता में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है, जिसका हर तीसरा चैप्टर जानने के लिए आपको पहला और दूसरा चैप्टर जानना पड़ेगा। अब आइए, अगर आपने ये ध्यान रखा है कि आर्टिकल के बाद लास्ट वर्ड नाउन होता है और आर्टिकल के बाद आने वाला इकलौता वर्ड जो नाउन होता है, और इसमें मैं थोड़ा सा और चीज जोड़ रहा हूं और आपके ग्रामर के नॉलेज को मैं थोड़ा और कॉम्पैक्ट बनाने जा रहा हूं रीजनेबल तरीके से। ओके, तो मैं बोल रहा था अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे, द होल विलेज, ये विलेज मैंने दो बार कर दिया है, सॉरी, द होल विलेज, मैं इसको थोड़ा पास में कर देता हूं कि आपके लिए सुविधा हो जाए। द होल विलेज वॉज वेटिंग फॉर अ न्यू सेलेक्टेड सीएम। ओके, अब आपको पहला काम ये करना है कि आपको गिन के बता देना है कि इसमें कितने नाउन आपको दिख रहे हैं। ओके, नाउन कितने दिख रहे हैं आपको, और आपको पता है ना कि नाउन दिखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? आर्टिकल की जरूरत होगी। तो आई होप कि आपने अभी तक देख लिया होगा। आइए देखते हैं, पहला आर्टिकल हमारा द, और दूसरा आर्टिकल आपको दिख रहा होगा ए। अगेन अगर दो आर्टिकल हैं तो दो नाउन होंगे इस सेंटेंस में। तो देखो, पहले आर्टिकल के बाद दो वर्ड है, और जब आर्टिकल के बाद ढेर सारे वर्ड होते हैं तो दूसरा वर्ड जो होता है नाउन होता है। तो यहाँ पे विलेज हमारा, ये देखो वर्ड 1 और ये हो गया वर्ड 2। तो अगर आर्टिकल के बाद दो वर्ड आते हैं तो दूसरा वर्ड, या तीन वर्ड आए तो तीसरा वर्ड हमारा नाउन होता है। और उसी तरह से अगर हम लोग ए के साथ चले जाएं तो सर आप देखेंगे कि ए के बाद वर्ड 1, वर्ड 2 और वर्ड 3 है। इस आर्टिकल के बाद हमारे को तीन वर्ड दिख रहे हैं। तो पहले में उसी डेफिनेशन के, उसी फंक्शन के आधार पे हम लोग क्या बता पाए कि विलेज हमारा नाउन होगा। और दूसरे पार्ट में सर अगर आप लोग पहचानना चाहेंगे तो आर्टिकल ए था और ए के बाद 1, 2 और 3 वर्ड है सर। तो लास्ट वर्ड जो होता है आर्टिकल के बाद वो क्या होता है? नाउन होता है। डन। अब ये सर अगर मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में एरर आया हुआ है तो आप देखिए कि आप ग्रामर पढ़ते वक्त पहले दिन में इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं और कितने अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा सर कि आर्टिकल के जस्ट बाद अगर वर्ड 1 है तो वर्ड नाउन होता है, आर्टिकल के तुरंत बाद आने वाला।
और आर्टिकल के बाद सर मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया सर कि अगर वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 और सो ऑन इस तरह की चीजें हैं तो जो लास्ट वर्ड हमारा होगा वो क्या होता है, नाउन होता है। डन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं सर कि लेकिन आर्टिकल और नाउन का रिलेशन तो है और बीच में देखिए ये चैप्टर, नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड आता है सर उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड आएगा सर वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो जो बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं तो देखिए आर्टिकल और नाउन एक साथ जुड़े हुए चीजें हैं, दोनों का रिलेशन है, और आर्टिकल और नाउन अभी भी जुड़े हुए हैं सर, लेकिन इन चीजों के साथ और कौन दो चीजें जुड़ गई, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो आप मान के चलिए कि अगर हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो हमारे को एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है, इसमें एक चैप्टर पढ़ते वक्त अगर आप कहीं से भी केवल नाउन पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि नाउन के पहले जो ये सिलेक्टेड लिखा हुआ सर ये क्या है सर, तब आप अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इस तरह से आपको काफी समय चला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि अगर सीएम हमारा नाउन है बिल्कुल, और सीएम के पहले सर ये दूसरा वर्ड है, नाउन के पहले कौन आता है सर, सेलेक्टेड एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पहले कौन हो गया सर, एडवर्ब हो गया सर। ओके, अब बात कर रहे थे सेंटेंस में एरर के सर, तो एक मैं एडवर्ब की छोटी सी बात आपको बताऊं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके लास्ट में नॉर्मली क्या लगा होता है, ly, जिसके लास्ट में क्या लगा होगा, ly। और एक फॉर्मूला पता है सर, अच्छी बात क्या है कि अगर एडजेक्टिव के साथ आप ly जोड़ दीजिएगा तो वो एडजेक्टिव और ly मिला के क्या बना देते हैं, एडवर्ब। एडजेक्टिव और ly मिला के क्या बना देंगे सर, एडवर्ब। तो अगर अब इसी सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बातें हम लोग कर रहे हैं, आर्टिकल किससे रिलेटेड है, नाउन से, और आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर एक्स्ट्रा वर्ड आ जाते हैं, 2-3 ज्यादा आ जाते हैं, तो नाउन के जस्ट पहले फिर कौन आ रहा है सर, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले कौन आता है सर, एडवर्ब। तो ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव में ly जोड़ेंगे तो क्या हो गया, एडवर्ब, और एडवर्ब में से सर ly माइनस कर दीजिएगा। मैथमेटिकल तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि एडवर्ब में से ly अगर माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके, अब एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही इज अ साइलेंट मैन। ओके सर, तो ये ए आर्टिकल है और ए के बाद 2 वर्ड है सर, वर्ड 1 एंड वर्ड 2। तो हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आर्टिकल के बाद 2 वर्ड है तो ये लास्ट वर्ड क्या हो गया सर, नाउन, और ये नाउन से पहले क्या आ जाएगा सर, एडजेक्टिव। तो साइलेंट पता चल गया ना सर, एडजेक्टिव। अब बताइए कि इस एडजेक्टिव में क्या जोड़ दें, ly, तो क्या बन जाना है उसको, एडवर्ब। तो साइलेंट को अगर एडवर्ब बनाना है तो क्या हो जाएगा, साइलेंटली। अगर सेंटेंस में कहीं लिखा हुआ है सर कि ही इज अ साइलेंटली मैन, आप लोगों को लगता है ना एरर बहुत डिफिकल्ट है, एरर इतना आसान है। तो ही इज अ साइलेंटली मैन, आर्टिकल के बाद कितने वर्ड, 2 वर्ड, एक नाउन दिख रहा है आपको, और दूसरा यहाँ पे किसका जगह है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का प्लेस है सर, लेकिन हमने यहाँ पे एडजेक्टिव के प्लेस में किसको बैठा रखा है, एडवर्ब को। तो आपको पता है ना कि एडवर्ब को अगर एडजेक्टिव बनाना है तो एडवर्ब में से क्या कर देना होता है, ly को माइनस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ ही इज अ साइलेंटली मैन की जगह क्या हो जाएगा, ही इज अ साइलेंट मैन। अब इसी बेसिस पे बचा मेरे को, आप इसका आंसर बताइए जरा। सेम चीज मैंने कहा कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब एक साथ आ रहा है। इस पूरे सेंटेंस में अगर आपको कहीं एरर दिख रहा है तो उस एरर को आप चेक करें। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने बनाया होगा। कमेंट करके आंसर दे सकते हैं आप। जब भी इस तरह के सवाल दूं तो आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, आप आंसर पार्टिसिपेट करिएगा सुनते वक्त। तो मैंने कहा कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो
तो अगर हम इस हिस्से में देखा जाए तो 2 ही पार्ट था, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा आप लोग कि जिस पोर्शन को मैं आपसे डील कर रहा हूँ, अगर उसी पोर्शन में आप एरर ढूंढने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर होगा। कई बार ना बच्चे ट्रैक से अलग हट जाते हैं। अगर मैं उनको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात कर रहा हूँ तो पूरा सेंटेंस है, आर्टिकल यहाँ द की जगह अगर ए लगा दिया जाए तो इस तरह की बातें आप नहीं करिएगा। हम लोग नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि ये दूसरा हिस्सा थोड़ा चेक किया जाए। ए आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद 3 चीजें हम देख पा रहे हैं, 3 वर्ड है, वर्ड 1, वर्ड 2 और वर्ड 3। तो आर्टिकल के बाद जो सबसे लास्ट वर्ड आता है वो क्या हो जाता है? नाउन। तो ये देखिए नाउन, नाउन के जस्ट पहले क्या सर? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के जस्ट पहले एडवर्ब। तो सर ये एडवर्ब का प्लेस है, ओके। और एडवर्ब हम लोग कैसे बनाते हैं सर? एडवर्ब बनाने के लिए नॉर्मली एडवर्ब के लास्ट में क्या लगा होता है? एल वाई। तो उसी तरह से अगर हम लोग न्यू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एल वाई में, तो तब ये सेंटेंस हो जाएगा द होल विलेज वाज वेटिंग फॉर अ न्यूली सिलेक्टेड सीएम। अब कुछ बच्चों को लग जाएगा कि यहाँ पे सर द लगाना चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर सीएम की बात हो रही है। तो फिलहाल आर्टिकल पे फोकस हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पे आप द भी लगाएंगे तो वो सही होगा। आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ हम लोग। अब 2-3 छोटे छोटे सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना है कि नाउन कौन, एडजेक्टिव कौन और एडवर्ब कौन। तीन आसान से एग्जाम्पल, जस्ट आपके ब्रेन को एक बार थोड़ा सा पजल करने के लिए, उसको थोड़ा एक्सरसाइज कराने के लिए। बस आर्टिकल का फॉर्मूला याद रखिए बच्चे। आप देखिए आर्टिकल तीनों जगह ए है, हम लोग इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड है और वो जस्ट बाद में आया है वो नाउन होगा। आर्टिकल के बाद 2 वर्ड है तो हमारा आखिरी वर्ड नाउन। और सर नाउन के पहले आपको पता है ना कि नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले आ जाएगा एडजेक्टिव। और उसी तरह से अगर हम लोग तीसरे एग्जांपल में बात करें तो ए के बाद 3 वर्ड है और हमारा तीसरा जो वर्ड 3 है वो क्या हो गया? नाउन। और उससे नाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आया है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से जो पहले वर्ड आ गया वो क्या हो गया? एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब हमारा कौन है? वेरी। तो अगर आप फंक्शनल तरीके से सीखेंगे तो आप वो भी बता पाएंगे। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल इसी तरह का ब्रेन टीजर मैं आपके साथ देता हूं कि ग्रामर में कितनी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के मन में। हम लोग मेन वर्ब पढ़ रखा है, लगभग हर बच्चा जानता है कि before एक वर्ड होता है, before एक वर्ब होती है, जिस वर्ब के लास्ट में क्या लगा होता है? ing लगा होता है। ओके सर, तो ing लगा होता है मतलब बच्चे अगर कहीं पे वॉकिंग देख लें, सर ये वर्ब है, स्लीपिंग वर्ब है, रीडिंग वर्ब है, डन। जहां भी सर आप लास्ट में आईएनजी देख लेते हैं आप ये मान लेते हैं वर्ब है। अगेन मैं थोड़ा सा आपके यूजुअल नॉलेज को चैलेंज करता हूं, यहाँ पे डिस्टर्ब करता हूं, बात समझिएगा। अपने बिलीफ को तोड़ करके दूसरी बातों पे भरोसा करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर मैंने अपने जहन में ये बात बैठा रखी है कि वॉकिंग वर्ब होगी तो आपको हमेशा लगेगा कि सर वॉकिंग वर्ब ही होगी। ओके, अब सर देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं। अगर मैं आपको कहता हूं, पहले 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सर। राम इज वॉकिंग, राम टहल रहा है। राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। लेकिन राम इज स्टैंडिंग, आप क्या जवाब देंगे? राम खड़ा रहा है? आपका जवाब होगा ना। आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके फेल हो गया। इसका जवाब क्या होगा? राम खड़ा है। तो ध्यान दीजिए, अगर हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे कुछ लिसनर बंगाली भी होंगे तो মানে আমার বাংলা খুব মারাত্মক, তাও চেষ্টা করছি একটু শুনবি। হ্যাঁ, রাম হাঁটছে,
রাম পড়ছে, রাম ঘুমোচ্ছে, রাম খাচ্ছে। এখানে কিন্তু হচ্ছে না, রাম দাঁড়িয়ে রয়েছে। देखो এবার জিনিসটা উল্টো হয়ে গেল। बस स्टॉक फिनिश, वापस आते हैं। यहां पे देखिए सर रहा है नहीं आया, इसका मतलब एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको किताबों में नहीं मिल रहा है। अगर आईएनजी का हिंदी मीनिंग का लास्ट में रहा है आ रहा है तभी वो वर्ब होगी सर। अगर वो रहा है नहीं है तो आप वर्ब उसको नहीं कह सकते। इसका छोटा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे सामने, आप सेंटेंस फॉलो कीजिएगा। अगर मैंने लिखा ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है, और रहा है जब आईएनजी का मतलब निकल जाए तो वो रहा है हमारी क्या बन जाती है, वर्ब। आप उसको बिल्कुल वर्ब कहिए। अब इसी का एक सर एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल हमने लिया कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब जो हमारे बच्चों का ब्रेन पहले से फिक्स होता है, ये वर्ब है सर, इसको छांट लीजिए, बाकी हम लोग बाद में समझ लेंगे। सर वॉकिंग का हिंदी मीनिंग निकालिए तो जरा। यहाँ पे मीनिंग ये निकला कि टहलना सेहत के लिए अच्छा है। अब देखो सर यहाँ पे मीनिंग इसका लास्ट में क्या निकल गया, ना। टहलना सेहत के लिए अच्छा है, वॉकिंग कहीं से वर्ब नहीं है। जब इस तरह के चीज सेंटेंस का शुरुआत करे तो उसको नाउन कहते हैं सर। अब देखो कि यहां पे ये वॉकिंग क्या हो गया, वर्ब, और यहां पे वॉकिंग क्या हो गया, नाउन। ध्यान से सीख, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने जा रहे हैं बच्चे, कि एक जगह वॉकिंग हमने वर्ब देखा और एक जगह ये वॉकिंग क्या हो गया, नाउन। जब भी आईएनजी वाले वर्ड के लास्ट में रहा है आए, वो वर्ब की तरह काम कर रहा है, और जैसे आईएनजी वाले पार्ट ने सेंटेंस की शुरुआत की वो नाउन बन गया। अब आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आपको और एक चीज सीखने को मिलेगा कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं अब मेरे को बताइए सर, आई हैव सीन अ वॉकिंग बेबी, राइट। अब सब कुछ अगर आप तो भूल जाएंगे सर और याद करिए तो आर्टिकल और किसका रिलेशन होता है, आर्टिकल और नाउन का रिलेशन होता है ना। तो आर्टिकल ए और आर्टिकल के बाद दो वर्ड सर, वर्ड वन और वर्ड टू। अब बताइए मेरे को कि दूसरा वर्ड इसमें क्या है, नाउन। तो ये बेबी नाउन हो गया, और आप मेरे को खुद बताएंगे कि नाउन के पहले आने वाला वर्ड क्या हो जाता है सर, एडजेक्टिव हो जाता है सर। अब अच्छे से बात समझिए कि जो हमारे ट्रेडिशनल ग्रामर वाले बच्चे हैं वो आईएनजी को वर्ब पढ़ के बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आपने मेरे क्लासेस को भी अच्छे से फॉलो किया तो आप बता पाएंगे कि सर यहाँ पे वॉकिंग नाउन था, इस सेंटेंस में वॉकिंग वर्ब है, और इस सेंटेंस में वॉकिंग एडजेक्टिव है। तो इसीलिए कभी भी प्री डिसाइड मत कीजिए कि कौन सा वर्ड क्या है। और ग्रामर पढ़ने की इसी विधि को बच्चे फंक्शनल ग्रामर स्टडी कहते हैं, जिसमें आप पहले से कुछ नहीं मानते। और ग्रामर का परिभाषा भी है कि वर्ड सेंटेंस में जो काम करता है उसी को उसके हिसाब से जो नामकरण दिया जाता है, नोमेनक्लेचर दिया जाता है उनको, वो फंक्शनल ग्रामर है, और वही कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी है। ओके, कहीं से भी मैं आपके ट्रेडिशनल ग्रामर के नॉलेज को इग्नोर नहीं कर रहा, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन समय का डिमांड बदला है, आपको ट्रेडिशनल ग्रामर ना पढ़ के फंक्शनल ग्रामर पढ़ना है। तो ये बच्चे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे दो जो आप सीख के चले, और अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो आगे के क्लासेस में इनसे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये ग्रामेटिकल बात थी। इसके आगे हम लोग वर्ड सेक्शन का थोड़ा सा चीज आपको दिखाएंगे। मैंने जस्ट आपको बताया कि ग्रामर पढ़ने का तरीका चेंज होगा। हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर ना पढ़ के फंक्शनल ग्रामर पढ़ेंगे, और फंक्शनल ग्रामर का एक छोटा सा झांकी मैंने आपको दिखाया। आगे हमारे को बहुत सारी चीजें करनी है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आपका वोकैब का अप्रोच आपको कैसे चेंज करना है। ओके, तो ग्रामर का वो चीज देखने के बाद हम लोग वोकैब की बात कर रहे थे। तो वोकैब के लिए मैंने क्रेजीनेस देखा, पागलपंती देखी है बच्चों में कि सर कुछ भी लिखवा दीजिए सर कहीं से, ठीक है। तो दो प्यारे क्वेश्चन मैं हमेशा क्लास में भी पूछता हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि एक दिन में आपकी कैपेसिटी क्या है, कितने वर्ड आप याद कर सकते हैं। जहन में ये बात रखते हुए कि 20 लाख का हमारा वोकैबुलरी स्टॉक होता है इंग्लिश में, एक औसतन हम लोग वर्ड्स काउंट का बात करें तो सर मैं मान के चलता हूँ कि आपका ब्रेन बहुत अच्छा, आप एक दिन में 100 वर्ड याद करेंगे।
तो सर 100 से 20 lakhs को डिवाइड करके देखिएगा सर कि पर डे 100 वर्ड याद करने के बाद आप 20 लाख वर्ड कितने दिनों में याद कर लेंगे सर, राइट? थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुन के, तो तेरे को खुद अटपटा लगेगा जब तू ये कैलकुलेशन निकालेगा। तो दूसरा कि फॉरगेटिंग जो है ना एक नेचुरल आर्ट होता है, आप याद करते जाएंगे सर और भूलते जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक वर्ड का दो मतलब होता है, एक रिलेटेड मीनिंग और एक इंडिविजुअल मीनिंग। जैसे मैंने कहा कि बुक का अगर अकेले मतलब बात करें तो बुक मतलब किताब, लेकिन प्लीज बुक माई टिकट में बुक का मतलब किताब नहीं होगा, अब यहाँ बुक का मतलब रिजर्व करना हो जाएगा। तो आप लोगों को रिलेटेड मीनिंग सीखनी है। बात रह गई उन बच्चों की, तो एक बात है कि हम लोग पर डे कुछ वोकैब जरूर सीख के जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जब भी हम लोग क्लासेस में मिलेंगे आपको कुछ ट्रिक दूंगा जिसके जरिए आप लोग अपना वोकैब को बूस्ट कर सकें। और कोशिश ये कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप याद करने के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा समझने के चक्कर में रहिए। फिलहाल आज का एक छोटा सा ट्रिक लेते हैं हम लोग और उससे कुछ वर्ड बनाते हैं, ठीक है ना? रूट वर्ड। रूट देखो, आप रूट पेड़ पौधे आपको पता है उनके जड़ से एक तना निकलता है, बहुत सारी ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस निकलती है। उसी तरह से रूट वर्ड फंक्शन करता है। एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड डिराइव होते हैं जो आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ओके, तो आइए आज के कुछ रूट वर्ड लेते हैं हम लोग। अच्छा, और ये रूट वर्ड सीखने के तरीके हमारे पास, हम लोग बहुत तरीके से वर्ड और भी सीखेंगे। आज फिलहाल रूट वर्ड से हम लोग सीखना चालू कर रहे हैं। कुछ रूट वर्ड हम लोग लेते हैं। ये कुछ वर्ड लेते हैं हम लोग। मैथ्स हम सब पढ़ते हैं, हम लोग मैथ्स में बहुत सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पाई का मान बता दीजिए तो आप तुरंत बता देते हैं कि 22/7 होगा। उसी तरह से ये सारे रूट वर्ड है और इन सब का अपना अपना मान है। अगर आप इस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे तो इनका कोई मीनिंग तो नहीं है, लेकिन अगर इस वर्ड को किसी वर्ड के साथ हम रूट वर्ड की तरह यूज करें तो ये बिल्कुल मीनिंग ये करते हैं। अब जैसे हम बच्चों से एक बात करें कि अगर हमने कहा कि एक वर्ड लिया जाए संस्कार, तो अब देखिए कि संस्कार का मतलब क्या होता है, मैनर्स ना, मैनर्स। और इसी में एक वर्ड हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे, कुसंस्कार। तो आप देखो कि इस कु का बच्चे अकेले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही संस्कार में हमने कु जोड़ दिया तो कुसंस्कार मिलके क्या बन गया, बुरा संस्कार। तो कु का मतलब क्या निकल गया, लिटरली हमारे पास एक मतलब निकला ना, बैड। और इसी कु में बोल अगर हम लोग सु जोड़ दे तो ये क्या बन गया, सुसंस्कार। और इस सु का मतलब होता है बच्चा अच्छा, ठीक है। तो ये कु का मतलब बुरा और सु का मतलब अच्छा, लेकिन इस कु और सु का अकेले का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह की चीज को बच्चा रूट वर्ड कहा जाता है, जिनका अपना तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही वो किसी वर्ड के साथ जुड़ेंगे ना उनका मतलब चेंज कर देते हैं। जैसे कई बार तूने देखा होगा सुकन्या, सुकन्या मतलब अच्छी कन्या, लेकिन वर में मत लगाना, काम बिगड़ जाएगा फिर, समझा? लगा तो लिया होगा मन में, बदमाश हो तुम लोग। तो क्यों नहीं लगाते सर वर में सु, क्योंकि वर ऑलरेडी परफेक्ट होता है, उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। वापस बैक टू ये कि आपने सु और कु देखा, लेकिन अगर आप कहीं देखें कि राम एक कु लड़का है तो आप मतलब बता पाएंगे सर कि राम एक कु लड़का है? नहीं, लेकिन राम ने कु कर्म किया है तो सर कर्म का मतलब आपको पता है। और कु रूट वर्ड के हिसाब से हमने क्या सीख लिया सर, बैड। तो राम ने बुरा कर्म किया है। उसी तरह से इस इंग्लिश के रूट वर्ड्स की थोड़ी बात कर लिया जाए सर। अब देखिए एंथ्रोप जो होता है, इस रूट वर्ड का मतलब होता है ह्यूमन। जहां भी आपको एंथ्रोप दिखे उसकी जगह पे क्या मान बिठा लेना है, ह्यूमन। अगर सर आपको मिस दिख रहा है तो मिस का मतलब होगा हेट। अगर आपको कहीं पे फिल दिख रहा है सर तो उस फिल की जगह पे बिठा लीजिएगा आप लव। लॉजी एज ए रूट वर्ड आपको दिखे कहीं पे सर तो लॉजी का मतलब साइंस या स्टडी हो जाती है। और आईएसटी का मतलब जो होता है बच्चे वो ए पर्सन हो जाता है। और आईसीएल का मतलब हो जाता है बच्चा रिलेटेड टू। आइए एक बार आपके साथ पढ़ लिया जाए। एंथ्रोप रूट वर्ड रहा तो उसका मतलब क्या हो गया, ह्यूमन। मिस का मतलब क्या हो गया, हेट।
फिल का मतलब लव, लॉजी इज इक्वल टू साइंस, IST का मतलब ए पर्सन और ICL का मतलब क्या हो गया बच्चे, रिलेटेड टू। ओके, एक बार मन में दोहरा लेंगे। अब ये रूट वर्ड सर इतना पढ़ने के बाद, जैसे मैंने कहा था कि पेड़ के जड़ों से शाखाएं निकलती हैं, अब यहां से सर वर्ड निकल के आएंगे सर आपके लिए। आइए पहला वर्ड देखते हैं सर। एक वर्ड लिखा सर हमने एंथ्रोपोलॉजी, वर्ड आप देख पा रहे हैं ना। अब दो तरह के बच्चे होंगे, एक जिन्होंने पहले से इस वर्ड का मीनिंग समझ रखा है, जान रखा है, पढ़ रखा है, और दूसरा हमारा बच्चा बिगिनर है, वो शुरुआत कर रहा है। तो चलिए देखते हैं सर, इस रूट वर्ड को थोड़ा तोड़ लिया जाए सर। देखा जाए तो इस पूरे वर्ड में कितने रूट वर्ड है। पहला आपको वर्ड दिख रहा है सर, क्या है, एंथ्रोप, और दूसरा वर्ड क्या दिख रहा है सर, लॉजी। अब आप एंथ्रोप का मान बिठा दीजिए जरा यहाँ पे। एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन, और लॉजी का मतलब क्या हो गया सर, साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या निकल के आ गया सर, ह्यूमन साइंस। तो अब अगर आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन मिल जाता है सर कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस इज नॉन एज, एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं सर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस इज नॉन एज, और ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिब्लियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, तो आप तुरंत से बगैर रटे सर एंथ्रोपोलॉजी को टिक कर सकते हैं सर। ओके, और ऐसा एक एक्सरसाइज पढ़ के सर आप मल्टीपल वर्ड बना सकते हैं। एक और वर्ड अब आपके सामने में लिख रहा हूं, आप देखेंगे उसको। दूसरा वर्ड आपको आंसर करना है, कमेंट्स करके बताना है। मैं आपको वर्ड लिख रहा हूं सामने, सर वर्ड लिखा मैंने मिसैंथ्रोपिस्ट। अब आपको इसका मीनिंग बताना है। आप मेरे को बताइए कि मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होगा, और स्टेप आपको पता है ना। सबसे पहले आपने रूट वर्ड को ब्रेक कर लेना है, रूट वर्ड को तोड़ लेना है और फिर उसका मान बिठा देना है। आइए देखते हैं हम लोग। तो पहला वर्ड रूट वर्ड कौन सा, मिस। दूसरा रूट वर्ड आपको दिख रहा है ना, एंथ्रोप, और तीसरा वर्ड भी सर आपको दिख रहा है ना, IST। अब देखिए मिस का वर्ड हमने क्या पढ़ रखा था सर, हेट। एंथ्रोप का हमने क्या पढ़ा था, एंथ्रोप मींस ह्यूमन, और IST का हमने क्या पढ़ा था सर, ए पर्सन। तो देखिए तीन वर्ड मिल गए ना, हेट, ह्यूमन, ए पर्सन। तो आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। देखिए ए पर्सन, हेट, ह्यूमन। जैसे एक आदमी जो ह्यूमन से क्या करता है, हेट करता है, उसी को क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट। तो अब अगर फिर क्वेश्चन आ जाता है कि द हेटर ऑफ मैनकाइंड इज फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोलॉजिस्ट, तो आप किसको टिक करेंगे सर, मिसैंथ्रोपिस्ट को टिक कर देंगे आप। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आपके लिए टास्क है, आप मेरे को जल्दी से करके बताइए तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। सेम फॉर्मूला रखिए, ट्राई कीजिए जल्दी से। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए सर फिर से तीन वर्ड है, अगर हम लोग ट्राई कर ले तो फिल, एंथ्रोप और IST। फिल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, लव। एंथ्रोप का मतलब क्या पढ़ा था, ह्यूमन, और IST का मतलब ए पर्सन। तो ए पर्सन लव्स ह्यूमन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब एक बात, छोटा सा एग्जांपल, अब जल्दी से बताइए, एक दो कैरेक्टर है हमारे पास, एक मदर टेरेसा और एक हिटलर। तो हम क्या बोलेंगे, मदर टेरेसा इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट और मिसैंथ्रोपिस्ट। यस राइट, फिलैंथ्रोपिस्ट। हिटलर कौन हो गया, मिसैंथ्रोपिस्ट। तो आपका ये वर्क होगा कि आप इस रूट वर्ड को अच्छे से याद कर लेंगे, जो 6 रूट वर्ड था हमारा, और बाकी ऐसे वर्ड्स की चिंता आप मत कीजिएगा। ऐसे वर्ड जितने भी मिलेंगे आप उनको सॉल्व कर पाने में कैपेबल होंगे खुद से। थोड़ा सा तो आज का ये 6 रूट वर्ड था, और इससे लगभग 20-25 वर्ड हम लोग सीख सकते हैं। ये 20-25 वर्ड इनको छोड़ के और कौन से होंगे, इसके लिए आपको अगले वीडियो में मिलना होगा। एंड आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आपका इंकरेजमेंट, आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि हमें आगे और क्या क्या करना है। ओके, एंड ये बस एक ट्रेलर था
और इसके आगे सीरीज वाइज जैसा मैंने कहा कि हम लोग वी आर वेरी मच कमिटेड कि आपको हर चीज़ एक बहुत सीक्वेंस में एक सिस्टमेटिक तरीके से मिले। कि कई बार हमारे को ये प्रॉब्लम सुनने को मिलती है कि सर मेरा 1 महीना एग्जामिनेशन था, मैं कोचिंग नहीं आ पाया सर, ये प्रॉब्लम हो गया सर, मेरा सब कुछ छूट गया है। तो इन सब चीज़ों का भी इससे सॉल्यूशन होगा। और प्लस ऐसे समय में ये वीडियोस आपके लिए बहुत जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं कि जब हम और आप फेस टू फेस नहीं हो सकते तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। अपने दोस्तों को भी बताइए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप जितना करोगे उतना ज़्यादा इंकरेज होगी, हम आप बार बार आपसे मिलते रहेंगे। तो फिर से धनंजय तिवारी, सत्यदेव आईडू प्राइवेट लिमिटेड से आप मेरे को सुन रहे थे, मेरे को देख रहे थे। अगली बार होपफुली बहुत जल्दी मिलेंगे आपके प्यार के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।